मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भाई मैं तो अपनी जाति में जातीय गौरव महसूस करता हूं। उन्होंने खुद ये कहा, लेकिन अगर उन्हें जातीय श्रेष्ठता का इतना बड़ा भाव है उनके मन में तो छोड़ दे भाई। आप सिर्फ जाति की राजनीति करिए ना, बाकी जातियों को कहिए कि भाई हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है। गोली चलाने से पहले तो जाति पूछी जा सकती है। चलो, मनीष गुप्ता थे, वो घूमने आए थे गोरखपुर में, उनको होटल में कमरे के अंदर घुसकर गोली मार दी गई। और दो आरोपी थे जो वो भी मुख्यमंत्री जी के सजातीय थे, उनको गोली छू कर निकल गई। यूपी की सियासत में इस वक्त बात हो रही है आरक्षण की, बात हो रही है एनकाउंटर की, और बात हो रही है गठबंधन की सियासत की, और ये सब कुछ के इर्द गिर्द है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि चाहे वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो, वो चाहे आरक्षण की सीमा बढ़ानी हो, या विदेश जाके ये कहना हो कि हम आरक्षण तब खत्म करेंगे जब 90% को समान न्याय मिलने लगेगा। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के साथ एक टसल चल रही है समाजवादी पार्टी की कि भाई हरियाणा में कितनी सीटें मिलेंगी, महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिलेंगी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लेंगी। ये सारी चर्चाएं यूपी की सियासत में चल रही हैं, और इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव, जिन्हें आप टीवी पे देखते रहते हैं। अनिल जी, स्वागत है यूपी तक पे। अब आप देख ही रहे हैं बहुत कुछ चल रहा है। मैं सबसे पहले सवाल लूंगा मंगेश यादव के एनकाउंटर पे। जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गोली चलने के बाद कोई जाति नहीं पूछता, कोई नाम नहीं पूछता, कोई नाम पूछ के एनकाउंटर तो होता नहीं है, और आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसको जातिगत एंगल दे रही है। गोली चलाने से पहले तो जाति पूछी जा सकती है, जो इस केस में हुआ। जहाँ तक देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो इसमें दो पहलू हैं। पहला तो कि जो एनकाउंटर हुआ वो कहाँ तक सही था, एनकाउंटर करना कहाँ तक सही है। अगर आप इशू की बात देखें तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर कभी भी न्याय का मापदंड नहीं हो सकता। और अगर कोई भी सरकार यदि एनकाउंटर को सही ठहराती है, और जिस तरीके से ये सरकार बता रही है, बल्कि इसको अपना एक पॉलिटिकल यूँ कह लिए कि प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप एनकाउंटर को सही मानते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सारी कचहरियाँ बंद कर देनी चाहिए। कोर्ट का क्या काम है? आप न्याय एनकाउंटर से ही दे सकते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो उसमें सवाल तो ये है कि अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस देखेगी थोड़ी। अब जहाँ तक यहाँ देखिए, पहली बात तो ये कि एनकाउंटर हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। अगर वाकई में ये सिचुएशन होती तो इतने सारे पुलिस वालों को बाद में कई साल बाद सजाएं मिलती हैं, क्योंकि वो प्रूव होता है बाद में कि वो एनकाउंटर फर्जी था। तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी के पास नहीं है। अगर आज हम इस मुद्दे पर चुप रह गए तो आपको याद होगा, एक लखनऊ में एक हत्या हो गई थी, एक मनीष तिवारी थे, उनको गोली मार दी गई थी और किसी पुलिस वाले ने मार दी। अगर हम आज उसको सही ठहराने लगे तो कल को पुलिस के हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि कल को आपको या किसी आम आदमी को भी पुलिस गोली मार देगी। गोरखपुर में वो तो चलो, मनीष गुप्ता थे, वो घूमने आए थे गोरखपुर में, उनको होटल में कमरे के अंदर घुसकर गोली मार दी गई। अगर हम उसको आज एनकाउंटर पे पुलिस की और सरकार की वाहवाही करेंगे तो पुलिस का हौसला इस कदर बढ़ जाएगा कि कल को किसी को भी मार दिया जाएगा और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप उसमें आरोपी सिद्ध कर दीजिए। मानते हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी है? अब जहां तक मंगेश की बात है तो निश्चित तौर पर जो प्रथम दृष्टया चीजें दिखाई जा रही हैं उससे तो यही साफ जाहिर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी होता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि अपराधी की जाति देखकर उस पर कार्रवाई कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह दुखद है, निंदनीय है। आरोप विपक्ष पर भी है कि अपराधी का धर्म और जाति देखकर ही विरोध कर रहा है। इसकी शुरुआत कहां हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये तो पहला जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री ने की। अगर मुख्यमंत्री अपराधी की जाति देखकर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष को कहना पड़ेगा। जहां तक मंगेश यादव की बात है, मैं तो जानना चाहता हूं ना कि 12 आरोपी थे, 12-13 आरोपी थे, 12 आरोपी थे, उनमें से सिर्फ मंगेश यादव का आपने एनकाउंटर किया। जो मुख्य आरोपी था विपिन सिंह, वो तो आराम से अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करके आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या पॉसिबल है कोर्ट में सरेंडर कर पाना? जब अगर पुलिस ना चाहे तो कोई कोर्ट में सरेंडर नहीं कर सकता। आपको पता किस तरीके से पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात होती है, लेकिन उसको करने दिया गया। जो और दो आरोपी थे, जो वो भी मुख्यमंत्री जी के सजातीय थे, उनको गोली छू कर निकल गई। लेकिन मंगेश यादव को तो आप 2 दिन पहले घर से ले आए थे, इसका मतलब वो आपकी गिरफ्त में था। उसके बाद कैसे समीकरण बन गए कि आपको उसको गोली मारनी पड़ी? वो जो वहाँ सीओ मौजूद है, वहाँ जब वो उनकी फोटो वायरल हुई तो उन्होंने चप्पल पहनी हुई है। और जो वो सीओ है, जो शाही, उनका नाम है डीके शाही जो है, उन पर तो खुद कई बार वो विवादों में रहे हैं। भाई अनेकों एनकाउंटर के, दर्जनों एनकाउंटरों के उन पे मामले रहे हैं, और उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में है।
भाई उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में है, आप सोचिए तो कैसे नहीं आप शक करेंगे। अब दूसरा आप ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री पर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की पृष्ठभूमि देखिए ना। जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहते हो, लखनऊ वाली घटना याद होगी आपको, जहां वो एक महिला से बेहद शर्मनाक घटना थी, बेहद शर्मनाक, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो मुख्यमंत्री जब उसके आरोपियों में सब तरह के लोग थे, गुप्ता जी भी थे, शर्मा जी भी थे, उसमें कोई मुख्यमंत्री जी ने जब सूची पढ़नी शुरू करी तो सिर्फ 2 नाम लिए। हालांकि जब मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे उसके बाद बाकी नाम जुड़े, तो तब तक 2 ही नाम नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये आपने बनाया, ये चीजें लोगों ने गलत तरीके से प्रसारित करी हैं। जब आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें पूरी सूची थी, एफआईआर जब दर्ज हो रखी थी तो पूरे के पूरे 12-14 नाम आ रखे थे उसमें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 2 नाम पढ़े वहां पर। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जाति में बता देता हूँ, क्षत्रिय ठाकुर, वो ठाकुरों के साथ ही एक तरीके से अलग व्यवहार कर रहे हैं, बाकियों के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भाई मैं तो अपनी जाति में जाति का गौरव महसूस करता हूं, उन्होंने खुद ये कहा। जबकि मैं तो समझता हूं मुख्यमंत्री वो सबके हैं, जिन्होंने उनको वोट नहीं भी दिया, जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कल को अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाए तो न्याय के लिए हम भी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर उन्हें जातीय श्रेष्ठता का इतना बड़ा भाव है उनके मन में, तो छोड़ दें भाई। आप सिर्फ जाति की राजनीति करिए ना, बाकी जातियों को कहिए कि भाई हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप कहिए कि मैं सिर्फ ठाकुर जाति के नाम पर राजनीति करूंगा और उन्हीं के वोट से जीतूंगा। लेकिन नहीं कहेंगे ना, तब तो आपको सब जातियों की जरूरत है। लेकिन आज जब न्याय की बात आ रही है तो आप दूसरी जातियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सब जातियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हैं और उनका एक बयान बहुत चर्चा में है। मायावती जो कि बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि कांग्रेस जो है उसका इरादा ही है आरक्षण खत्म कर देने का, और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में कहा कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। मतलब कितना घुमाइएगा किसी बयान को, कितना घुमाइएगा। राहुल गांधी जी जो निरंतर इस बात को कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए देश में, लगातार प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि भाई आप क्यों जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हिसाब से उनका अधिकार दीजिए, उनकी जितनी संख्या उस हिसाब से हिस्सेदारी दीजिए। उन्होंने तो, अगर आप इस बयान को देखेंगे तो उन्होंने तो कहा कि भाई 90% लोगों को अधिकार दे दीजिए, ठीक है, फिर चाहे खत्म करिए। तो उन्होंने तो 90% लोगों को अधिकार देने की बात करी है। अब मायावती जी को इसमें समझ आया कि वो अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये मायावती जी नहीं कह रही हैं, ये उनसे कहलवाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आजकल मायावती जी किसके कहने पे कहती हैं। आपको याद होगा, ये तो राहुल गांधी जी हैं, वो तो अपने भतीजे के खिलाफ कहने लगी थी कि यह परिपक्व है। जब उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयान दिया था, तो राहुल जी के खिलाफ कहने तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन आजकल कांग्रेस बड़ी नाराज है। हमसे नाराजगी का जो आलम है वो इसलिए है, मुझे लगता है, क्योंकि जातीय जनगणना की जो बात हमने शुरू करी है, पिछड़े और दलितों को जो अधिकार दिलाने की बात करी तो है। मैं रोक रहा हूँ आपको उस पर। आपने कहा कि पिछड़े दलितों को अधिकार दिलाना है। अविनाश पांडे, अजय राय, अनिल यादव, मैं नाम गिना रहा हूँ, आप कार्यकारिणी भी देख लीजिए, कहाँ है दलित? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अभी राष्ट्रीय सचिव बने हैं, हमारे पासी जी बने हैं उत्तर प्रदेश से, आप हमारे शहजाद आलम जी बने हैं। तो ये मानिए कि भाई दलितों को, और सिर्फ 3 ही लोग बने थे उत्तर यूपी से। आप देखिए, उसमें भी हमने जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी बन रही है उसमें भी उत्तर प्रदेश से सब लोगों को भरपूर हिस्सेदारी दी है। भाई पासी समाज के किसी व्यक्ति को आप राष्ट्रीय का सचिव बना रहे हैं और एक प्रदेश का प्रभारी बना रहे हैं, तो ये कम बड़ा सम्मान नहीं है। नहीं, इस पे एक और सवाल उठा, मैं अभी पूछ रहा हूँ। ये कहा गया कि जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जी, जो दलित समुदाय से आते हैं। जब एलओपी बनाने की बारी आई, जब कैबिनेट मंत्री का एक तरीके से दर्जा लेने की बारी आई, तब आपने राहुल गांधी को बना दिया। अब ये देखिए, जब हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बना रहे थे, ये तो तब भी हमारे विरोध में थे। हम तो तब भी कह रहे थे कि आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए, कितने सीनियर लीडर हैं, कहाँ से, किस परिस्थितियों से वो जीत कर आए हैं। लेकिन एक दलित का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, और वो भी चुनकर, कांग्रेस जैसी पार्टी में चुनकर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब भी भारतीय जनता पार्टी को चिंता हुई। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप भी बनाइए ना दलित को। हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। पार्टी में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जो भी कार्रवाई होगी, जो भी किसी को कुछ भी बनाया जाएगा, वो बगैर उनकी सहमति के नहीं बनाया जा सकता। तो जब हमारा सबसे बड़ा पद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर है, जो कि एक दलित के बेटे हैं, दलितों की बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, तो भाई पेट में क्यों दर्द है? तो आप लोग से एक सवाल ये भी है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्रीमी लेयर की बात और
आरक्षण को एक तरीके से कोटा विद इन कोटा, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आप कोटा विद इन कोटा की बात तो पहले कोटा दे तो दीजिए, हमें पूरा कर तो दीजिए, उसके बाद विद इन आएगा ना। भाई आप चाहते हैं कि हम जब कोटे की बात करें तो आप कोटा विद इन कोटा करके हमें आपस में लड़ा दीजिए, जिससे कि फिर ये बात उठ ही ना पाए। तो आपने बड़ी तरीके से कोटा विद इन कोटा का मुद्दा लिया। हम कह रहे हैं पहले कोटा डिफाइन कर दीजिए, हमारी जातीय जनगणना करा दीजिए, हमें पता चल जाए कि भाई जो पिछड़े हैं वो 50-60% हैं, उनकी सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है, आईएएस आईपीएस में कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, डीन कितने हैं, कुलपति कितने हैं। जब पता चल जाएगा कि हम 60% पिछड़े होने के बाद और 5% हैं, तो निश्चित तौर पर हमें जरूरत है या नहीं है। जब दलितों का पता चल जाएगा, और राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर उदाहरण दिया ना, देश को चलाने वाले जब 90 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज में से पिछड़े 4, दलित 3, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि तो आपकी सरकार भी तो रही है पीछे। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करे, हम साथ देंगे। हम कह रहे हैं हम विरोध नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे, आपको और अच्छे सजेशंस देंगे। तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहला काम ये करेंगे। आपने एक और काम कहा है, राहुल गांधी जी प्रयागराज में थे जी, एलओपी हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे हम। तो क्या सिर्फ दलित और ओबीसी की ही पॉलिटिक्स करेगी कांग्रेस? नाराज बहुत है ब्राह्मण बनारस के आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक परिस्थितियों को समझता होगा वो इस बात पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। आप अगर हम आज की परिस्थिति की बात करो, जैसा मैंने उदाहरण दिया जी, आप कहते हैं कि जो कोटा की जो लिमिट है वो 49% है, उससे आगे अभी नहीं मिल रहा। 10%, हालांकि वो लिमिट बढ़ाई गई जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी आरक्षण दिया, ईडब्ल्यूएस को भी आपने आरक्षण दिया, तो वो लिमिट आप कहते हैं कि वो लिमिट नहीं बढ़ाई जा सकती कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर, लेकिन तब बढ़ाई गई ना। ईडब्ल्यूएस में 10% और आगे जो आरक्षण है वो बढ़ा। अब जहाँ तक इस बात की है कि हम 50% वाली जो लाइन है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि भाई जब हम 50% आरक्षण मिलने के बाद भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5 हैं ओबीसी में, ठीक है, एससी एसटी जो है 3 हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 50% हमें जब आरक्षण देते हैं, उसके बाद भी आज प्रोफेसर्स में हमारे गिने चुने 5-7% से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं है, तो निश्चित रूप से ज़रूरत है कि भाई वो जो 5 का रेशियो है उसको 35 लाया जाए, 40 लाया जाए, 50 लाया जाए। बराबरी की क्यों बात नहीं करी जा रही, और किसको आपत्ति है इस बात में? अरे एक बार तो हमें अपनी बगल की कुर्सी पर बिठा के देखिए ना, बराबरी का दर्जा दीजिए। या हमेशा यादव जी से गाय ही चरवाएंगे, हमेशा दलित से आप अपना नाला ही साफ कराएंगे, हमेशा आप कुम्हार आपकी बुग्गी चलाएगा? कब तक इतना ऐसा करिएगा? लेकिन एक चीज़ है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी थोड़ी सी संशय है कि जब आप आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं तब उन तबकों में वोट मांगना बड़ा मुश्किल हो रहा है जो इसके पक्षधर नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सब आरक्षण देके उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ एक मकड़जाल है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर, पहली बात तो ये मुझसे कई बार ये सवाल हुआ, मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि आपको इस बात से दिक्कत है कि भाई जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कोई दलित को वो नौकरी क्यों मिल जाए? उन्होंने कहा कि हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि किसी दलित को मिल रही है, लेकिन इस बात से दिक्कत है कि हमें नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि नौकरियाँ कम हैं। हमें सबसे पहले तो वो नौकरियां, जब ये नौकरियों का आकलन जो आंकड़ा है वो 1000 की संख्या में है और हमारे जो लेने वाले हैं वो लाखों की संख्या में है, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा चंक तो अभी भी नाराज रहेगा ही। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि नौकरियां कैसे बढ़ाई जाए। 10 साल की मोदी सरकार जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही थी, आज उससे हम, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे वो अगड़ा हो, सबसे पहले तो हमें उस सरकार को घेर कर उससे नौकरी बढ़ाने का काम कराना चाहिए। उसके बाद बात आनी चाहिए कि भाई किसको कितना मिले। और बताइए ना भाई, ये तो हजारों साल की ये तो एक व्यवस्था है जिसमें आदमी का शोषण हुआ, समाजों का शोषण हुआ। कभी कोई कितना ही भी गरीब ब्राह्मण हो, कितना ही भी गरीब ठाकुर हो, कभी घोड़ी पर बैठने पर, बारात में घोड़ी पर बैठने पर कभी नहीं पिटा होगा, मूंछ रखने पर कभी जान नहीं गई होगी। तो मुझे लगता है कि जब ये सब चीज़ें हमें हमारे इतिहास से मिली हैं तो उनको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। और आज जब राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो पिछड़े और दलितों को विश्वास होता है कि कोई नेता है राष्ट्र में, पूरे देश में, जो डंके की चोट पर ये बात कह रहा है और जो बात वो कहते हैं वो करते हैं। शोषण की बात कही आपने, एक सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शोषण हो रहा है, सीटें नहीं मिल रही है उपचुनाव में।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी बहुत परिपक्व नेता हैं और उन्होंने जिस तरह के बयान अभी दिए हैं हरियाणा पे भी, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन इस समय, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और दल हो, सबके लिए ज़रूरी है कि हम एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराएं। और मुझे लगता है इस मैसेज पर ही मोहर लगाने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, कि उन्होंने कहा कि भाई सभी नेताओं को बड़ा दिल दिखाना है। तो मुझे लगता है कि इस पे कोई इशू नहीं होगा, हम लोग बैठ के बात करेंगे। और हमारे गठबंधन से तो मीडिया को पुराना प्यार रहा है, आप लोग हमेशा उम्मीदें लगाए बैठते हैं कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन टूटे या इस पे कुछ चर्चाएं आपको मिले, लेकिन पिछली बार भी आप लोगों को निराश होना पड़ा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग निराश ही होंगे। तो 2 सीट मान जाएंगे यूपी में? अब जो कितनी सीटें होंगी ये तो 2 पार्टियों के बड़े नेता इस बात को बैठ के डिसाइड करेंगे। अब रजत जी चाह लें कि हम 2 पे लड़ जाएं, या रजत जी चाह लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पे लड़ जाएं, 6 पे 8 पे लड़ जाएं, तो आपके चाहने से तो नहीं होगा। एक सुनील साजन हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। जी। उन्होंने कहा कि जैसा व्यवहार हरियाणा और महाराष्ट्र में होगा वैसा ही व्यवहार हम करेंगे। देखिए, ये तो हालांकि इस फॉर दैट नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि गठबंधन जैसी जो चीज़ें हैं, वो सुनील जी हों या आपके सामने बैठे हुए अनिल जी हों, हमसे ऊपर की चीज़ें हैं और शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के बात करता है उस पर। और जो चीज़ें मान्य होती हैं वो फिर सबको मान्य होती हैं, जो वहाँ पर एक बार बैठ के फैसला होता है। तो मुझे लगता है कि अभी बयानों पे ना जाकर इस बात पे देखते हैं कि आने वाले चुनाव में होगा क्या। हरियाणा जैसे हम जीत रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से एक अच्छा हम मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो 10 सीटों पर हम जीतेंगे, हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो आपको उम्मीद है कि उपचुनाव आप जीत जाएंगे? निश्चित रूप से जीतना चाहिए। बिल्कुल। तो अनिल जी, आपसे बात करके आनंद आया। आपको कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा। तो बाकी दर्शकों, आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप कमेंट करके ये जानकारी भी दे सकते हैं कि हमें और किन किन शक्तियों से बात करती रहनी चाहिए। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।